नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको समाजशास्त्र सेकेंड का पहला अध्याय जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, उनको अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जरूर जाता है। इसको मैंने शॉर्ट में बताया है, लेकिन व्याख्या इसकी विस्तार से आपको समझनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सबसे पहले हमारा अध्याय 1 समाजशास्त्र सेकेंड का भाग प्रथम है। अध्याय 1 बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, एक बार फिर बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमारा देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन पाठ है, तो सबसे पहले हमारा ये नैतिक कर्तव्य होता है कि हम संस्कृति के बारे में जानें, संस्कृति क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले हमारा कि संस्कृति क्या है, यानी संस्कृति क्या है और यह कितने प्रकार की होती है, या संस्कृति किसे कहते हैं। ठीक, तो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति मानव द्वारा सीखा हुआ एक व्यवहार होता है। समझ गए बच्चों, जो संस्कृति हमारी होती है वो मानव द्वारा सीखा हुआ व्यवहार होता है, और ऐसा व्यवहार जो हम इस समाज में यानी कह सकते हो अपनी आजीविका कमाने के लिए दूसरों से सीखते हैं। ठीक है, इस समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहकर कोई ना कोई कार्य अथवा व्यवहार अवश्य सीखता है, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। यानी बच्चों कह सकते हैं कि संस्कृति जो होती है मानव द्वारा सीखा हुआ व्यवहार होता है, अर्थात जो मनुष्य होता है वो इस समाज में अपना जीवन यापन करने के लिए अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बच्चों वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो संस्कृति जो होती है वो मानव द्वारा सीखा हुआ व्यवहार होती है। ये व्यवहार दो प्रकार का होता है। एक यानी जो हमारे पास होता है, ठीक है, संस्कृति जिसको अभी हम आगे के वीडियो में अपने बताएंगे। सबसे पहले जो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कह सकते हैं जो व्यवहार सीखता है समाज में एक दूसरे से, वही हमारी संस्कृति होती है। ठीक है, तो जिसे हम संस्कृत कहते हैं। अब ये संस्कृत हो गई, संस्कृत यानी इसके प्रकार। भाई संस्कृति क्या है? तो संस्कृत मानव द्वारा सीखा हुआ व्यवहार है, होता है। इस समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में कोई ना कोई कार्य अथवा व्यवहार अवश्य सीखता है, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ पर तक तो बच्चों संस्कृत की परिभाषा हो जाती है। अब संस्कृति के प्रकार यानी संस्कृति कितने प्रकार की होती है, तो बच्चों हम देखते हैं संस्कृति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। संस्कृति कितने प्रकार की होती है? संस्कृति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 भौतिक संस्कृति और दूसरी होती है मानवीय संस्कृति। ठीक है, मानवीय संस्कृति या इसको हम सामाजिक संस्कृति भी कह सकते हैं। समझ गए, जो मानवों के भीतर पाई जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों सबसे पहले संस्कृति के प्रकार। संस्कृति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 भौतिक संस्कृति और दूसरी मानवीय संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति क्या है? देखिए भौतिक संस्कृति यह सिद्ध करती है कि हमारे पास क्या है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जो भौतिक संस्कृति होती है वो यह प्रदर्शित करती है कि हमारे पास क्या है। हमारे पास क्या है मतलब हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर यह डिपेंड करती है। ठीक है, नहीं हमारे पास व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार जो डिपेंड करती है वही होती है हमारी भौतिक संस्कृति, अर्थात हमारे पास क्या है। यानी जो संस्कृतियाँ होती हैं, तो जो मानवीय संस्कृति होती है वह सिद्ध करती है कि हम क्या हैं। हम क्या है यानी हमारी रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, नीतियाँ, चारित्रिक विशेषताएं, ये सब क्या हैं। ठीक है, हमारी प्रथाएं क्या हैं, रूढ़ियाँ क्या हैं, ये हमारी मानवीय संस्कृति व्यक्त करती है। यानी हमारा व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, गुण तथा संस्कार कैसे हैं, ये हमें कौन प्रदर्शित करता है? मानवीय संस्कृति द्वारा। ठीक है, यानी मानव द्वारा सीखा गया व्यवहारिक मानवीय संस्कृति कहलाता है। और जो भौतिक संस्कृति होती है इसके अंतर्गत कह सकते हैं सभी निर्जीव वस्तुएं आती हैं। ठीक है, जिनका उपयोग हम अपने संपूर्ण जीवन काल में करते हैं, अर्थात जैसे बस हुई, ठीक है, बस या अन्य वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं अपने कार्य को सरल बनाने के लिए। आप कह सकते हैं हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो सब भौतिक संस्कृति का निर्माण यानी वो सब भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है भौतिक संस्कृति। और मानवीय संस्कृति क्या है? मानवीय संस्कृति का तात्पर्य उस संस्कृति से होता है जो मनुष्य यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से सीखता है, अर्थात व्यवहार, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, नीतियां, गुण, दोष, ठीक है, जो कुछ भी होता है यह मानवीय संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भौतिक संस्कृति क्या सिद्ध करती है कि हमारे पास क्या है, यानी हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। और मानवीय संस्कृति क्या सिद्ध करती है कि हम क्या यानी हमारी क्या विशेषता, हमारे गुण क्या है, हमारा व्यवहार कैसा है। समझ गए अब संस्कृति के बारे में? अब देखिए बच्चों आगे देखते हैं।
संस्कृत की विशेषताएं, यानी संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं। देखिए बच्चों, मैंने शॉर्ट में लिख दी है हेडिंगें, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, तो मैंने व्याख्या भी की, अभी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको व्याख्या करना भी सिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं। तो संस्कृत की विशेषताएं जो निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, सीखा हुआ व्यवहार या गुण। ठीक, संस्कृति जो होती है, यानी जो सब व्यक्ति के अंदर संस्कृति होती है, वो एक सीखा हुआ व्यवहार होता है, अर्थात जिसे हम समाज में रहकर, चाहे समाज के लोगों से या समाज से सीखते हैं। ठीक है, चाहे वो भौतिक संस्कृति हो या सामाजिक संस्कृति हो, दोनों सीखा हुआ व्यक्ति का व्यवहार होता है। ठीक है, समझिए। फिर संस्कृति हस्तांतरण की विशेषता होती है, यानी हस्तांतरण की विशेषता इसमें पाई जाती है, अर्थात जो संस्कृति होती है उसका हम हस्तांतरण कर सकते हैं। हस्तांतरण का अर्थ होता है कि हम अपनी आगामी आने वाली, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसको हस्तांतरित कर सकते हैं। अर्थात ये दोनों प्रकार की संस्कृतियाँ, चाहे वो भौतिक संस्कृति हो या सामाजिक, हम दोनों प्रकार की संस्कृतियों को हस्तांतरित कर सकते हैं, यानी अपनी आगे वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं, हमारे पास क्या है, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत यदि हमारे पास कोई आर्थिक वस्तु से संबंधित, जैसे घर हुआ, गाड़ी हुई, जो कुछ होता है, तो हम अपने आगामी आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे होंगे, हम उनको हस्तांतरित कर सकते हैं। और जो हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं हैं, वो भी हम जो सामाजिक संस्कृति या मानवीय संस्कृति के अंतर्गत आती हैं, हम उनको भी अपने बच्चों को अपने हम हस्तांतरित करते हैं। समझ गए। तो यह हस्तांतरण की विशेषता संस्कृत में पाई जाती है। अगला है परिवर्तनशील, यानी संस्कृति जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। क्यों परिवर्तनशील होती है कि चाहे वो भौतिक संस्कृति हो या सामाजिक संस्कृति हो, सब में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात जो हम बाइक खरीदते हैं, कह सकते हैं, या अन्य वस्तुएं जो खरीदते हैं, सब में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी में अंतर हर प्रत्येक वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसे हम कह सकते हैं, हमारा हैंडसेट मोबाइल ले लीजिए, उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये परिवर्तन जो होता है, ये भौतिक संस्कृति के अंतर्गत होता है। और हमारा व्यवहार, यानी समाज के अकॉर्डिंग, यानी जैसे क्षेत्र में हम प्रस्थान करेंगे, वैसे वैसे हमारे रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, जैसे जैसे हम नवीन युग में प्रवेश करते जा रहे हैं, वो सब बदलती जा रही हैं। तो यानी हमारी संस्कृतियों में भी परिवर्तन आता जा रहा है। ठीक है, तो ये संस्कृति जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। आर्थिक स्थिति को बढ़ावा, यानी जो संस्कृति होती है वो हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देती है। समझ गए। क्यों बढ़ावा देती है, यानी संस्कृति के अंतर्गत हम नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं और अच्छे अच्छे व्यवहारों को सीखते हैं, जिसके कारण हम प्रत्येक वर्ष, यानी जो हमारे द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं होती है, उनके दामों में वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए वो हमारी आर्थिक स्थिति को उच्च बनाता है, यानी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संस्कृत की विशेषताएं, कि संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार होता है, संस्कृत हस्तांतरण की विशेषता होती है संस्कृत में, और संस्कृत परिवर्तनशील होती है तथा आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलता है संस्कृत से। समझ गए। ठीक बच्चों, अब बच्चों हम अपने अगला प्रश्न आपको पढ़ाने से पहले ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाता रहूंगा, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, और लास्ट में कमेंट्स के जरिए ज़रूर से ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो अब अगला हमारा प्रश्न बनता है बच्चों, जाति संरचना पर पड़ने वाले दो प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए, जाति संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो जाति संरचना पर पड़ने वाले दो प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1, जाति प्रथा में शिथिलता। अब देखिए, जाति प्रथा में शिथिलता क्यों है, क्योंकि जो हमारी जाति प्रथा है, ठीक है, वो धीमी गति से बढ़ती है, यानी और जो हमारी कह सकते हो जो जाति प्रथाएं हैं, यानी प्रथाएं, परंपराएं, व्यवहार, रीति रिवाज, जातियाँ, इनका विकास बहुत मंद गति से होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन जो हमारे कह सकते हो हमारे द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं होती हैं, अर्थात संरचना जो होती है ठीक है, संरचना, वो उसका विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अर्थात आप कह सकते हैं जो इस समाज में नए नए वस्तुओं के मॉडल आते हैं, उसमें परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से होता चला जाता है, लेकिन जो हमारी जाति प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, उसमें परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है। इसलिए कह सकते हैं जाति प्रथा में शिथिलता पाई जाती है। ठीक है, और जाति भेदभाव का अंत, यानी जो हमारी जाति भेदभाव था, यानी उच्च वर्ण की जातियां और निम्न वर्ण की जो जातियां थी, इनमें जो भेदभाव था उसका अंत हो रहा है। ठीक है, क्यों अंत हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो रोजगार की तलाश में बाहर निकलने की आस में है। ठीक है, जो महिला और पुरुष के बीच में जो अंतर था वो भी समाप्त हो चुका है, सभी शिक्षित हो चुके हैं और जागरूक हैं, इसलिए वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे पर न निर्भर रह करके स्वयं सेल्फ डिपेंड होना
चाहते हैं, इसलिए जाति भेदभाव इसमें। और जो व्यक्ति स्वयं रोजगार के लिए उद्योगों में जाते हैं तो वहाँ पर अनेक जातियों के लोग जो हैं वर्क करते रहते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जाति भेदभाव का अंत होता चला जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है बच्चों कि स्त्रियों की स्थिति पर पड़ने वाले पश्चिमीकरण के प्रभाव बताइए। यानी स्त्रियों की स्थिति पर पड़ने वाले पश्चिमीकरण के प्रभाव क्या क्या हैं। तो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिला है। ठीक है, पुरुषों के समान अधिकार। सबसे पहले पश्चिमीकरण के, भाई स्त्रियों की स्थिति पर पश्चिमीकरण के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुआ है। यानी जो प्राचीन काल की स्त्रियां थी उनको पुरुषों के समान अधिकार नहीं प्राप्त था, किंतु आज की स्त्रियां, जो पश्चिमीकरण का युग जब से लागू हुआ है तब से हमारी स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो गया, अर्थात वो बाहर निकल सकती है समाज में, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा हमारा नंबर है स्त्रियों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था। यानी प्राचीन काल में जो स्त्रियां होती थी उनको पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, किंतु बच्चों आज की जो स्त्रियां हैं या जो महिलाएं हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई गई, जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, अर्थात कह सकते हो अपने पैरों पर खड़े हो सके। फिर तीसरा है पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा का अंत। यानी जो पुराने समय में कह सकते हो ब्रिटिशों के काल में पर्दा प्रथा चली आ रही थी, बाल विवाह था, सती प्रथा आदि अनेकों कह सकते हो भयानक जो प्रथाएं चल रही थी, जिनका निवारण राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो इन प्रथाओं का अंत भी हो चुका है अब, और आज के यानी कह सकते पश्चिमीकरण के युग के फलस्वरूप इन समस्त घातक बीमारियों का, यानी जो कह सकते हो ये जो प्रथाएं चल रही थी इनका अंत हुआ है, और आज हमारा नया समाज है जिनमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि का अंत हो चुका है। ठीक है, अब बच्चों देखिए अगला हमारा प्रश्न बनता है पंथ निरपेक्षीकरण को परिभाषित कीजिए, अर्थात पंथ निरपेक्षीकरण की परिभाषा लिखिए। तो पंथ निरपेक्षीकरण की भावना ने समाज में धर्म के प्रभाव को कम किया है। यानी जो पंथ निरपेक्षीकरण की भावना है उसने समाज में धर्म के प्रभाव को कम किया है। इस परिवर्तित भावना के फलस्वरूप समाज में धन का महत्व बढ़ा है। यानी यह जो परिवर्तित भावना हुई है पंथ निरपेक्षीकरण, इसके अंतर्गत इस भावना के फलस्वरूप समाज में धन का महत्व बढ़ा है, जिससे प्राचीन धार्मिक रूढ़ियों का अंत हो गया। यानी जो प्राचीन धार्मिक रूढ़ियां चली आ रही थी, जिन जो यानी प्रथाएं कह सकते हो आप चली आ रही थी, तो पंथ निरपेक्षीकरण के अंतर्गत धर्म का विकास जो बहुत तीव्र गति से हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगा है, यानी उसका प्रभाव कम हुआ है, और जो पुरानी रूढ़ियां थी वो भी लगभग समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पंथ निरपेक्षीकरण, अर्थात प्राचीन रूढ़ियों को मिटाकर नए समाज का निर्माण करना ही पंथ निरपेक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। पंथ निरपेक्षीकरण के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था में परिवर्तन। तो देखिए पंथ निरपेक्षीकरण के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों ध्यान से समझना है आपको। पंथ निरपेक्षीकरण के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था में परिवर्तन निम्नलिखित हैं। यानी जो पंथ निरपेक्षीकरण हुआ है उसके परिणाम स्वरूप जो हमारी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुए वो निम्न प्रकार से हुए। नंबर 1, खान पान के प्रतिबंधों का अंत। ठीक है, यानी जो हमारे खान पान के पंथ निरपेक्षीकरण के द्वारा कह सकते हो हमारे धार्मिक रीति रिवाज थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं, क्योंकि उसमें उच्च वर्ण और निम्न वर्ण के बीच में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता था। दोनों एक साथ जीवन यापन नहीं कर सकते थे और एक साथ भोजन नहीं कर सकते थे, एक स्थान पर बैठकर एक ही नल का पानी नहीं पी सकते थे या एक ही कुएं का। तो अब लेकिन अब पंथ निरपेक्षीकरण के फलस्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, तो इसमें देखिए नंबर 1 है खान पान के प्रतिबंधों का अंत। यानी जो पंथ निरपेक्षीकरण के पूर्व जो खान पान पर प्रतिबंध था सजाति और निम्न वर्ग की जातियों में, तो वो प्रतिबंध अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं वो एक साथ बैठकर एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो खान पान के प्रतिबंधों का अंत लगभग समाप्त हो चुका है। दूसरा है जाति नियमों का ह्रास। यानी जो जाति नियम थे वो उनका ह्रास हो चुका है, यानी वो कह सकते हो वो नष्ट हो चुके हैं। जातियाँ जो हैं वो क्रम पर आधारित थी प्राचीन काल में। उच्च वर्ण और निम्न वर्ण का जो उसमें अंतर पाया जाता था वो अब लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक, अब देखते हैं बच्चों आगे हम सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो सब नंबर 1 है सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, क्षेत्र संबंधी अंतर। देखिए क्षेत्र संबंधी क्या होता है।
सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक, तो सामाजिक परिवर्तन जो समाज में फैलता है, लेकिन जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो समाज में व्यक्तियों के बीच में फैलता है। तो इनका जो क्षेत्र होता है, तो सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन जो सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। ठीक है, गति संबंधी अंतर। अब देखिए गति संबंधी अंतर क्या होता है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसमें उसकी गति में अंतर होता है, यानी उसकी गति मंद होती है। समझ गए। क्षेत्र संबंधी अंतर में कि क्षेत्र जो होता है सामाजिक परिवर्तन का वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन का छोटा होता है। ठीक, और जो गति होती है वो सामाजिक परिवर्तन की बहुत तीव्र होती है, यानी समाज में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं बहुत तीव्र गति से बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन हैं, ठीक है, हमारी रीति रिवाज प्रथाएं परंपराएं जो होती हैं उसमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो रहा है। आप समझ गए अब मेरी बात। यानी जो समाज में सामाजिक परिवर्तन बहुत तेज से हो रहा है, यानी तीव्र गति से समाज में क्या है, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष नए नए मॉडल यानी नई नई जानकारी हमको प्राप्त होती है, और प्रत्येक समाज के प्रत्येक अंग में परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन जो सांस्कृतिक परिवर्तन है हमारा वो बहुत धीमी गति से हो रहा है। ठीक है, तो इसके गति यानी गति संबंधी अंतर है जो, तो इसकी गति में भी अंतर पाया जाता है। अब देखते हैं बच्चों आगे। देखिए सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में संबंध स्पष्ट कीजिए। देखिए सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, यानी जो समाज होता है प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इसी संस्कृति को के आधार पर एक समाज को अन्य समाजों से भिन्न किया जा सकता है। ठीक, यानी जो प्रत्येक समाज में, यानी कह सकते हैं समाज में प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग एक विशेष संस्कृति होती है, और इसी संस्कृति के आधार पर एक समाज को अन्य समाजों से भिन्न किया जाता है। यानी जो हमारी संस्कृतियाँ होती हैं, रीति रिवाज प्रथाएं परंपराएं होती हैं, तो इस समाज में रहकर जो जितनी भी जाति हैं सबकी संस्कृतियाँ लगभग अलग अलग होती हैं, और यही संस्कृतियाँ समाज को अन्य समाजों से अलग करती हैं। ठीक है, यानी जो हमारी जन हिंदुओं और मुस्लिमों की जो संस्कृति होती है सब में अंतर पाया जाता है, और यही अंतर ही हम दोनों को अलग करता है समाज में। ठीक है, तो यदि किसी समाज की संस्कृति में परिवर्तन होता है तो हम इसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी यदि किसी समाज की संस्कृति में परिवर्तन होता है तब हम इसे संस्कृति परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि इसमें संस्कृति के किसी भी अंग में होने वाले परिवर्तन समाहित होते हैं। यानी जो संस्कृति के किसी भी अंग में होने वाले परिवर्तन होते हैं वो समायोजित होते हैं। ठीक है, तो फीचर के अनुसार देखिए एक हमारे समाजशास्त्री हुए हैं फीचर के अनुसार संक्षेपता पूर्व की अवस्था या रहन सहन के ढंग में भिन्नता को ही परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चाहे वो सांस्कृतिक हो या सामाजिक परिवर्तन। तो देखिए जो पूर्व की अपेक्षा या पूर्व की अवस्था में जो हमारी पूर्व संस्कृतियां थी, रीति रिवाज थे, प्रथाएं थी, परंपरा थी, बोली भाषा थी, तो उसमें या रहन सहन था, उसमें उसकी अवस्था में यानी पहले की अवस्था में परिवर्तन के ढंग में भिन्नता को ही, यानी जो पहले परिवर्तन हो रहा था तो उसके ढंग में परिवर्तन जो आया उसे ही हम परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चाहे वो सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। ठीक है, जैसे व्यक्तियों के बीच में सामाजिक परिवर्तन समाज में रहने का तरीका, रीति रिवाज प्रथाएं परंपराएं, और जिसकी कह सकते हो संस्कृत मतलब उसकी जो अंदर संस्कृतियां व्याप्त थी उसमें परिवर्तन। तो दोनों में परिवर्तन ही कह सकते हो पूर्व की अवस्था में या रहन सहन के ढंग में जो भिन्नता आई है उसे ही हम परिवर्तन कहते हैं। समझ गए। दूसरा है गिलिन के अनुसार जीवन के स्वीकृत ढंगों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यानी जीवन के जो स्वीकृत ढंग हैं, अर्थात कह सकते हो जो जीवन के जीने के लिए जो नियम हैं, उन नियमों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये गिलिन के अनुसार है, यानी यह समाजशास्त्री गिलिन की परिभाषा है। समझ गए बच्चों। अब आगे देखते हैं हमारा जो इस चैप्टर का आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संस्कृति तथा सामाजिक परिवर्तन के बीच क्या संबंध है। संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन का संबंध निम्नलिखित है। नंबर 1, दोनों में घनिष्ठता, यानी संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन जो है दोनों में घनिष्ठता पाई जाती है, अर्थात दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्योंकि संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के होते हैं। दोनों बिना, यानी इन दोनों में किसी एक की कमी के कारण दूसरे का विकास संभव
नहीं है। दूसरा है क्षेत्र में अंतर। देखिए संस्कृति तथा सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र जो है उसमें भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, संस्कृति और सामाजिक संस्कृति, क्योंकि सामाजिक संस्कृति का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है और जो हमारी सामाजिक परिवर्तन का और जो संस्कृति होती है उसका क्षेत्र सीमित होता है। विषय वस्तु में अंतर, यानी दोनों के विषय वस्तु में अंतर पाया जाता है। सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत रीति रिवाज प्रथाएं परंपराएं आती हैं, लेकिन जो संस्कृति होती है संस्कृत मानव द्वारा सीखा हुआ एक व्यवहार होता है। ठीक है, ये कई रूपों में हो सकता है। और गति में अंतर, दोनों के गति में भी अंतर पाया जाता है संस्कृत तथा सामाजिक परिवर्तन में। ठीक है, जो संस्कृति होती है उसकी गति धीरे धीरे चलती है, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन होता है बहुत तीव्र गति से चलता है। ठीक है, यानी जो समाज में होने वाले परिवर्तन हैं कह सकते हो वो बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं, लेकिन जो इसमें इनके नियमों में परिवर्तन हुआ है, जो समाज में नियम हैं जाति प्रथा जैसे रीति रिवाज प्रथाएं परंपराएं, इसमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो दोनों में कह सकते हो गति में अंतर होता है। पारस्परिक प्रभाव, यानी दोनों का जो पारस्परिक प्रभाव है वो भी पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव अलग होता है और सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव अलग होता है। तो बच्चों इस प्रकार आप संस्कृत तथा सामाजिक परिवर्तन का संबंध स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हम आज अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और इसका पार्ट 2 आपको अगले दिन प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।